मेरे पास कॉल आया था मेरे छोटे भाई का। उसने कहा दीदी तेरी रील वायरल हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो सबसे ज़्यादा खुश मेरे लिए वही था। तो वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा हो गया था कि यार चल मेरा भाई तो मेरे साथ ही है, ये सबको मना लेगा। भले ही सब मेरे से उस टाइम पे सब खुश नहीं थे ना किसी को ज़्यादातर पता था कि मैं ऐसे व्लॉग्स बना रही हूँ या कुछ भी। तो सबसे पहले उसी का ही कॉल आया मेरे पास बस, और मैंने भी उसी को ही शेयर की थी अपनी सब बातें। कभी कभी ज़िंदगी हमें वो रास्ता नहीं देती जो हमने अपने लिए चुना होता है, लेकिन शायद असली कहानी वहीं से शुरू होती है जब हम बदले हुए रास्ते पर भी चलना नहीं छोड़ते। हर लड़की के कुछ सपने होते हैं, कुछ सपने वो परिवार से कह देती है, पर कुछ सपने सिर्फ वो अपने दिल में रखती है। लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए सिर्फ सपने देखना ही नहीं बल्कि लगातार कोशिश करने रहना पड़ता है। नमस्कार, मैं नैना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 का विशेष पॉडकास्ट। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जिसने अपनी ज़िंदगी में कई सपने देखे, कुछ पूरे हुए और कुछ रास्ते में बदले, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कभी नहीं रुकी। एक ऐसी लड़की जिसने धीरे धीरे अपनी एक पहचान बनाई और आज अपने काम के ज़रिए लोगों से जुड़ रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर दिखने वाली इस लड़की के पीछे की असली कहानी क्या है, कहाँ से शुरू हुआ ये सफ़र और रास्ते में क्या मुश्किलें आईं, कितनी बार खुद पर डाउट हुआ और आज की स्नेहा बनने के पीछे कितनी मेहनत छिपी है। आज कैमरे के सामने हम जानेंगे स्नेहा त्यागी की वो कहानी जो शायद उनकी प्रोफाइल पर कभी दिखाई नहीं देती। तो चलिए मिलते हैं स्नेहा से और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। बहुत बहुत स्वागत है स्नेहा आपका हमारे पॉडकास्ट में। जितना मैं आपके बारे में जानती थी उतना मैंने ऑडियंस को बता दिया है। मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं और आपकी स्कूलिंग क्या रही है और फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है। मैं काफ़ी सिंपल लड़की हूँ। जितना इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे दिखता है कि बहुत एक्टिव है, एनर्जेटिक है, तो ऐसा तो नहीं है, बट बहुत ही सिंपल हूँ। नॉर्मल फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ एंड मैं वैसे मुजफ्फरनगर से हूँ और मेरी स्कूलिंग भी वहीं पे ही हुई है। तो मैं अपने स्कूल में इतनी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, काफ़ी इंट्रोवर्ट सी थी थोड़ी सी। बट हाँ, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करने का मेरा मन रहता था और सोशल मीडिया पे साइड आने का भी मेरा काफ़ी मन था कि हाँ कभी ना कभी शायद ये ड्रीम मेरा पूरा हो जाए, क्या पता लोग मुझे जाने। ये हमेशा मेरे माइंड में रहता था कि मैं सबसे ज़्यादा कनेक्ट करूँ लोगों से, बस यही था। और आपका फैमिली बैकग्राउंड, मदर क्या करती है? मेरी मदर एक ब्यूटिशियन है। मेरी मदर मतलब पार्लर है मेरी मदर का। अभी तो वो फ्रीलांस सर्विस कर रही हैं, बट मम्मी का कम से कम 10 साल तक एक पार्लर रहा है। और मेरे पापा नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं एज अ HR। एंड मेरा एक छोटा भाई भी है जो 9th क्लास में है अभी तक। तो मतलब आप बड़ी सिस्टर हैं। तो हाँ, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। जो बड़ा होता है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाँ, भी बहुत ये ज़्यादा तो चीज़ होती है। तो कभी फेस की हैं ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? हाँ, अभी तो देखो स्टिल ये सब चीज़ें तो हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है ही मेरे सिर पे कि सब लोगों को मेरे से उम्मीदें हैं कि हाँ यही करेगी। और देखो उनकी उम्मीद रखना भी ज़रूरी है मेरे से, क्योंकि बड़े का तो फ़र्ज़ होता है ये सब करना। तो कभी ऐसा हुआ कि उम्मीदों को चलते सोशल मीडिया को लेके घर परिवार में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि बेटा हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हम तुमसे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, ये चीज़ तो नहीं कि हाँ कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, पर हाँ वो ये बोलते हैं कि देखो आपने थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, पढ़ाई करो, तुम्हें अच्छा बना रहे हैं, काबिल बनो। लड़की को लेकर तो वैसे भी बोलते हैं ये चीज़ें। ज़्यादातर ये चीज़ें देखो मुझे फेस करनी पड़ी थी। जब मैंने स्टार्ट किया था ना अपना इंस्टाग्राम चैनल, तो काफ़ी रिश्तेदारों ने बोला कि ये सब क्या कर रही है, ये क्यों रील्स वगैरह बना रही है, क्या मिल जाएगा इन सब चीज़ों से, लड़की है, लड़की की तरह है। ज़्यादातर ऐसा हो गया था कि मतलब कॉलेज में जैसे मेरे फ्रेंड्स थे तो मैं व्लॉग्स में वही उन्हें लेती थी, सब ज़्यादातर लड़के भी फ्रेंड्स थे। तो इस चीज़ से भी सबको बहुत ऑब्जेक्शन हुआ कि हाँ लड़के साथ में आ रहे हैं, लड़कों को साथ वीडियो बना रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत आई थी। बट ठीक है, धीरे धीरे जब सबको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हुए ना कि हाँ कुछ कर रही है, कुछ मिल रहा है इसको इन सब चीज़ों से, तब थोड़ा सब कहने लगे कोई बात नहीं, तू कर, तुझे जो अच्छा लगता है कर ले। और एक ये वाली चीज़ भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि स्टार्टिंग में अगर हमारे 100-200 लोग हमें देख रहे हैं तो उस टाइम पे तो ये लगेगा पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जब फॉलोवर्स बढ़ने शुरू होते हैं, वो 200 से 300, 400, 500 तक पहुंचते हैं, फिर वही लोग बोलते हैं अरे तेरी रील देखी थी, वो आई थी। और फिर जब वो 1000-2000 वाली चीज़ों पे पहुंच जाते हैं, ब्रांड्स के कोलैबोरेशन आने लग जाते हैं, फिर वही लोग ये बोलते हैं कि अरे हमारे साथ भी कोलैब कर लेना, हमें भी अपनी वीडियो में ले लेना। तो ऐसा हुआ आपके साथ? हुआ है, होता ही है ये हर क्रिएटर फेस करता होगा इनफैक्ट। बल्कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोई लोग मेरे साथ वीडियो बनाना पसंद भी नहीं करता था। मेरे कॉलेज में सब क्या कहते थे, प्लीज़ मेरे साथ वीडियो बना लो, प्लीज़ एक बार ये कर लो।
बट मतलब उस टाइम पे सब ये बोलते थे कि हाँ बना ले, किसके लिए बना रही है तू, 200-300 फॉलोवर तेरे, 1000 फॉलोवर तेरे, क्या कर रही है सब, छोड़ अपना, कुछ पढ़ लिख ले, कुछ और कर ले, कुछ और देख। बट नहीं, मगर नहीं यार, बनाते हैं कुछ ना कुछ सोचते थे हम कि हाँ आज ये कंटेंट लेके चलते हैं, आज ये बनाएंगे। बहुत सारी फन वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे रिलेटेबल भी बनाते हैं हम लोग। फिर धीरे धीरे थोड़ा ग्रो हुई, धीरे धीरे सब कॉलेज में मेरे को मिलने लगे, बोलने लगे कि अरे तुम तो स्नेहा जो व्लॉग्स बनाती है। ज़्यादातर मुझे कॉलेज में तो सब पहचानने लगे हैं, मेरिट में भी काफ़ी पहचानने लगे हैं, तो थोड़ा सा अंदर से एक प्राउड फील होता है कि यार हाँ कि चलो कुछ कर रही हूँ मैं, अच्छा लग रहा है सबके आगे ये सब चीज़ें। तो जैसे स्टार्टिंग में जब व्लॉगिंग चालू की, तो उससे पहले भी सोशल मीडिया पे ऐसे कभी एक्टिंग वगैरह जैसे टिकटॉक के टाइम पे किया है कभी? टिकटॉक वाले टाइम पे देखो मैं 10th क्लास में थी, उस टाइम पे ना मेरे पर पूरा प्रेशर था अपने घर की साइड से कि नहीं बस पढ़ाई पे ध्यान देना है, कुछ नहीं करना। बट हाँ उस टाइम पे ना टिकटॉक देखने का बहुत शौक था मुझे, मम्मी के फ़ोन में लगी रहती थी। मुझे लगता था कि यार काश मैं भी कर लूँ, बना लेती। और अब तो ऐसा लगता है भाई उस टाइम पे कर लेती ना तो शायद आज कोई और ही होती मैं भी। तो कभी ऐसा लगता है कि एक्टिंग मुश्किल है या ब्लॉगिंग? हाँ मुश्किल है, एक्टिंग थोड़ी सी मुश्किल है, मतलब ब्लॉगिंग ईजी है? ब्लॉगिंग भी नहीं हम कह सकते कि ईजी है, बट देखो कि हम अपनी डेली लाइफ को उसे कैमरे पे दिखा रहे हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है कि जो हम कैमरे पे दिखा रहे हैं ना वो सब सच है। जो हमारी रियल लाइफ है वो कैमरा से काफ़ी अलग होती है। बिल्कुल। तो हमें थोड़ा सा फेक भी होना पड़ता है, हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाना पड़ता है, हमें ये सब चीज़ें दिखानी पड़ती हैं कि हाँ हम लोग खुश हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, अंदर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब हम ऐसा कहते हैं जैसे हमारी जॉब है, अभी हम कहीं भी बैठे हैं तो जॉब में भी इंसान चाहे मूड ख़राब हो तो उसको आके काम करना ही है, और आप सबके लिए जो भी व्लॉगिंग करता है उसके लिए वो उसका काम है। तो हम तो ये कह देंगे कि अगर हमारा मूड ख़राब है तो हम मुंह बंद करके अपना काम कर लेंगे, लेकिन आपके लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको तो अपने फेस एक्सप्रेशंस पे भी थोड़ा सा हंसना पड़ेगा और अच्छे से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि हाँ ठीक है लाइफ में चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम है, और फिर भी आप कैमरे पर मुस्कुरा रहे हैं? ऐसा हुआ है मेरे साथ। मेरा मतलब जैसे फैमिली प्रॉब्लम भी काफ़ी चलती रहती हैं, उनकी बातें भी दिमाग में चलती रहती हैं। मेरे एग्ज़ाम्स थे तो मेरा एक एग्ज़ाम बहुत बेकार गया था। मुझे ऐसे था कि यार इसमें तो मेरी बैक आएगी, इसमें तो बहुत बेकार एग्ज़ाम गया है मेरा, और मतलब मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही, मैं अंदर ही अंदर टेंशन में चल रही हूँ। अगर किसी को बोल रही हूँ तो सब लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं और बना ली ब्लॉग, और बना ली वीडियोज़ पे ध्यान है, ये है वो है, ठीक है मैं चुपचाप। और उस दिन मेरा एक शूट भी था, तो वो लोग आए, उन्होंने कहा चलो शूट करो। भाई मैं बोले जा रही हूँ तो दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, वो टेंशन चल रही है हर चीज़ की। वो कह रहे हैं कि नहीं वो एनर्जी लेके आओ, वो ऐसे करो, वो करना पड़ता है। वो सब चीज़ें साइड में रख के ना सब चीज़ छोड़नी पड़ती हैं कि यार ठीक है अभी फ़िलहाल इस पे ही फोकस करना है, तो वो थोड़ा सा करना पड़ता है उनके हिसाब से। मतलब ऐसी कोई हिस्सा है आपकी लाइफ का जो ऑडियंस ने नहीं देखा हो, रील्स में कभी नहीं आ पाया हो? रील्स में हमेशा यही नहीं आता कि मतलब मैं अपनी लाइफ में सच बताऊं तो मैं इतनी ज़्यादा हर किसी से घुलती मिलती नहीं हूँ। मैं बहुत एनर्जेटिक दिखती हूँ कैमरे पे, सब बोलते भी हैं इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, ये है वो है, बट नहीं, मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ। जब बल्कि मैं देखती हूँ, जैसे मैं इवेंट्स में गई थी काफ़ी, वहाँ पे मुझे नए नए क्रिएटर्स मिलते हैं, तो मैं उनसे नहीं बोल पाती थी जल्दी से, क्योंकि उनको देख के ना थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो फील होता है कि अभी शायद ये लोग मुझे नहीं जानते होंगे, पता नहीं ये लोग मुझे किस हिसाब से जज कर लेंगे। ये क्वेश्चंस अपने आप ही मन में आते हैं मेरे। ऐसे तो है नहीं कि मतलब वो लोग सोचते हो क्या पता वो कुछ और ही सोचते होंगे मेरे बारे में, बट हाँ मैं यही है कि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ। मैं नहीं किसी को बताना पसंद करती सब चीज़ें, कैमराज पे बस ये ही दिखाती हूँ भाई जो मेरे को दिखाना होता है कि हाँ ये दिखाना है बस मेरे को। और जैसे बचपन में कभी ड्रीम रखा कि मुझे आगे चल के ये करना है, पर वो तो बचपन वाली चीज़ें होती हैं, वो 10th में आके कुछ चेंज हो जाती हैं, 12th के बाद वो और बदल जाती हैं, ग्रेजुएशन के बाद फिर बदलती हैं। तो आपने बचपन से लेके क्या ड्रीम चला था? और देखो सच बताती हूँ, मेरा बचपन में मम्मी से भी बोलती थी, मम्मी मेरे को तो एक्ट्रेस बनना है। मतलब एक बार 6th क्लास में हमारे क्लास में प्रिंसिपल मैम आई थी, उन्होंने सब बच्चों को उठा के पूछा क्या बनोगे, सब ने बताया डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो। मैंने बताया मैम मैं एक्ट्रेस बनूंगी। सो मैम ने बोला कि वाओ तुम लोगों की क्लास में एक एक्ट्रेस भी है, ये है वो है। बट जब मतलब थोड़ा सा रियलिटी चेक मिलता है ना इन सब इंडस्ट्रीज़ के बारे में, पता लगता है कि यार ये थोड़ा मुश्किल है। वहाँ उधर की साइड जाना, उनकी लाइफ जब रियल में पता लगती है कि यार बहुत चैलेंजिंग है ये सब चीज़ें, तो मैंने थोड़ा वो छोड़ दिया ड्रीम, फिर कुछ और चेंज करा, ये ऐसे बनूंगी वो करूँगी। बस फिलहाल तो ये था कि हाँ भाई
घर वाले पैसा लगा रहे हैं तो कुछ तो करके ही रखना है, एटलीस्ट जॉब तो करनी ही करनी है। और एमबीए चुनने के पीछे का क्या कारण था? एमबीए चुनने का कारण ये था कि मतलब मेरा खुद से ही था ये तो कि हाँ कुछ और भी नहीं तो कम से कम एक ऐसी डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री लेके कुछ अच्छी एमएनसी कंपनी में कहीं मेरी जॉब लग जाए। देखो मेरा अभी भी मोटिव यही है कि कंटेंट क्रिएशन मेरा चल रहा है, वो मेरी लाइफस्टाइल है, वो भी मेरा एक ड्रीम ही है कि हाँ मे बी मुझे इस साइड में ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाए, इस साइड में ज़्यादा ग्रो कर जाऊँ मे बी, बट अभी वो चीज़ कंफर्म तो नहीं है, क्या पता ना हो पाए, बट हाँ कोशिश चल रही है, मे बी अब थोड़े रिजल्ट भी मिल रहे हैं, हो भी जाएगा। बट हाँ एक अभी मेरा फ़िलहाल यही है कि भाई अभी जॉब करनी है, जॉब तो स्किप नहीं करनी। मतलब अगर हम देखें तो अभी सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव हैं और अब हम सोचें कि अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाए हाँ तो फिर आप क्या फुल टाइम एमबीए पर फोकस करेंगी? नहीं, देखो जो कोई एक रास्ता अगर बंद होता है ना दूसरा ज़रूर खुल जाता है, ये चीज़ तो है। अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया तो यूट्यूब भी है मेरे पास ऑप्शन, यूट्यूब पे भी मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है, धीरे धीरे वहाँ पे ग्रो हो जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो फेस करना पड़ता है, मे बी ऐसा हो जाए कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो मैं दूसरे अकाउंट से ग्रो करना स्टार्ट करूँगी। बस कंसिस्टेंसी ज़रूरी है हर चीज़ में, कंसिस्टेंट रहो, अपना काम करो, जिस चीज़ में लगा रहे हो उस चीज़ पे फोकस करके दिल से काम करो। तो जैसे व्लॉगिंग शुरू करता है कोई भी, जो हम कह सकते हैं बिल्कुल इनिशियल क्रिएटर्स होता है, तो उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? उनको देखो अगर व्लॉगिंग कर रहे हो, डेली व्लॉगिंग है तो व्लॉगिंग चैनल जब बनाना चाहिए, जो मेरी पर्सनल एडवाइस है वो ये है कि जब आप लोगों के पास ना कोई एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको डेली दिखा सकते हो कि भाई आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, कुछ ना कुछ आप नया कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो डेली व्लॉग दिखाओ। बट अगर आप एज ए सोशल मीडिया आना चाह रहे हो तो मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग कोई ऐसी चीज़ से स्टार्ट करो जिसमें आप लोग को अपना टैलेंट दिखे, उससे आपको लोग काफ़ी जानते भी हैं और फिर आपके पीछे हाँ कि हाँ भाई ये एक स्टार है, ये ऐसा करता है, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, वो डेली व्लॉग में फिर लोग बाग देखना पसंद करेंगे। क्यों एकदम से किसी की कोई लाइफस्टाइल देखना इतना पसंद नहीं करता, ये चीज़ मैंने भी फेस करी है। तो जैसे आप बड़े क्रिएटर्स से मिलते हैं किसी भी प्रोग्राम्स में जाके, तो ऐसा फील होता है कि अरे वो तो हमसे बड़े हैं, हमसे क्यों बात करेंगे, और हम तो अभी स्टार्टिंग वाले हैं। हाँ तो मतलब कैसा फील होता है? अभी एक इवेंट हुआ था, रिस्पॉन्स कैसा देते हैं? हाँ तो अभी एक इवेंट हुआ था तो मैं वहाँ पे गई थी, वो मेरे एक फ्रेंड ने ऑर्गेनाइज़ कराया हुआ था, वो भी एक ये मतलब ऐसी क्रिएटर ही है, तो उसने मेरे को इनवाइट किया। तो मैं अपने घर से सोच के गई थी यार सबसे बात करूँगी, सबसे इंटरेक्ट करूँगी, ये वो मैं फुल जोश में गई थी एकदम। तो जब वहाँ पहुँची तो वहाँ जाके थोड़ा सा एक मिलता है ना कि हाँ डिसअपॉइंटमेंट भी, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा डाउन हो गया कि जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो अपना भाई ठीक है, वो लोग ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं, उनकी एक अपनी कम्युनिटी बनी हुई है, वो लोग अपने में बिजी हैं, अपने में लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा उस टाइम पे मेरे को फील हुआ कि यार कोई बात नहीं, बट फिर भी मैं उस टाइम पे हो गई कि चलो ठीक है यार, अपनी अभी ऐसी ऐसी पहचान बनानी है कि ये लोग मेरे को जाने, मोटिवेशन ले लेते हैं कि ठीक है एक टाइम पे हमारी भी अपनी कम्युनिटी होगी, हम भी इनसे ऊपर बड़ी कम्युनिटी बनाएं। वो उस टाइम पे मैंने अपने दिमाग में ठान लिया था कि भाई अब तो इतना ग्रो करना है कि ये लोग खुद ही आएंगे इनसे बोलने के लिए। फिर वो पहला कंटेंट आपका कौन सा था जब आपको लगा कि हाँ लोग मुझे पसंद करने लगे हैं? तो इसकी भी एक स्टोरी है। तो जब मेरा बर्थडे था, मैंने मतलब ऐसी 17 नवंबर को अपना चैनल बनाया था और 22 को मेरा बर्थडे था। तो मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो उस दिन मेरा एक व्लॉग वायरल गया था, मेरे बर्थडे वाले दिन ही। उसके आई थिंक ऐसे उस दिन में 100 के हो गए थे। तो मेरे को लगा कि यार शायद मे भी कुछ हो सकता है। उस दिन एक उम्मीद भी बढ़ी थी, मेरी फॉलोअर्स भी बढ़े, सबकी कमेंट्स भी आई, मैसेजेस भी आए कि हाँ यू आर डूइंग वेल, बहुत अच्छे लग रहे हैं व्लॉग्स। अभी भी मेरे पास बहुत सारी आते हैं कि हाँ आप लोग बहुत अच्छा बना रहे हो। अब तो मेरे रिलेटिव्स भी कहने लगे हैं कि हाँ यार अच्छा बनाते हैं व्लॉग्स, तो तेरे व्लॉग से इन्फॉर्मेशन भी मिलती है हमें कुछ। क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि लोगों को मेरे से सबको पता चले, जिनको CCS के बारे में नहीं पता है तो उनको मैं बताती हूँ कि भाई यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस ये है, यहाँ पे ये सब मिलेगा आप लोगों को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोग इस चीज़ को भी मेरे थ्रू मतलब समझें। तो जब आपका पहला व्लॉग वायरल हुआ तो सबसे पहले किसको बताया और वो कैसा फील आया? फिर
सबसे पहले एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि इस तरह से कुछ हो गया, क्योंकि मैं अपने थोड़ा बिजी थी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मेरे पास कॉल आया था मेरे छोटे भाई का, उसने कहा दीदी तेरी रील वायरल हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो सबसे ज़्यादा खुश मेरे लिए वही था, तो वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा हो गया था कि यार चल मेरा भाई तो मेरे साथ ही है, ये सबको मना लेगा। भले ही सब मेरे से उस टाइम पे सब खुश नहीं थे ना किसी को ज़्यादातर पता था कि मैं ऐसे व्लॉग्स बना रही हूँ या कुछ भी। तो सबसे पहले उसी का ही कॉल आया मेरे पास बस, और मैंने भी उसी को ही शेयर की थी अपनी सब बातें। तो हर जर्नी में एक ऐसा फेज़ आता है कि जब हमें लगता है कि चीज़ें अचानक से मुश्किल हो जाती हैं। अब वो चाहे अपनी जर्नी में हम कॉलेज के टाइम का ले लें या अपने स्कूल टाइम का ले लें, फैमिली के टाइम का ले लें, तो आपकी कभी पूरी जर्नी में अब तक की कोई ऐसा फेज़ आया है कि जब आपको लगा कि चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हो रही हैं? हाँ, एक फेज़ आया था। ये ऐसा ही था कि कुछ 1-1.5 महीने तक मेरा खूब बढ़िया चल रहा था, मतलब रीच भी काफ़ी अच्छी हो गई थी उस टाइम पे, मतलब काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स थे मेरे उस टाइम पे। बट अचानक से ना मेरे पास जो फ़ोन था वो फ़ोन ख़राब हो गया। मतलब वो भी मैंने लिया हुआ था, किसी से बोरो किया हुआ था। उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ XR था जो आईफोन होता है, तो वो ख़राब हो गया एकदम से। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार अब क्या होगा, अब कैसे शूट होगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ते नहीं हैं सब चीज़ों को, जो भी फ़ोन है एंड्रॉयड था उस टाइम पे मेरे पास, मैंने उसी से ही स्टार्ट किया। इस बीच में मेरे को 1 महीना लग गया जिसमें मेरी रीच भी बहुत डाउन हो गई थी, और मतलब कोई व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे। कुछ भी डाल रही हूँ किसी को ना वो अच्छा लग रहा है ना किसी को समझ आ रहा था उस टाइम पे। तो बस मैंने फिर भी ये चीज़ सोची कि यार हार तो नहीं माननी, जब एक बार ये काम स्टार्ट कर दिया ना तो अब करना ही है, अब ग्रो तो इसमें ही करना है। तो फिर मैंने उस एंड्रॉयड फ़ोन के साथ रील्स बनानी स्टार्ट की। धीरे 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 हुआ तो कुछ नहीं था, बट हाँ फिर भी एक आधी वीडियो कोई चली जाती थी मेरी उस टाइम पे। बट वो था कि मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा खुश नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एक दिमाग में ना ये चीज़ आई है कि थोड़ा मैंने समझा है कि आजकल मिलियंस में व्यूज़ लाना बहुत आसान है सोशल मीडिया पे, बट अपनी एक पहचान बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो बस यही चीज़ मैंने सोची थी कि यार कोई बात नहीं, अभी भी हार नहीं माननी, करते रहना है करते रहना है करते रहना है। तो यही सबके लिए मैसेज भी है। जैसे मैं अभी बात सुन के समझ पा रही हूँ कि स्नेहा की मेहनत करते रहना है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो ये अपने आप में आपने व्लॉगिंग शुरू करते हुए अपनाया, या बचपन से ही ऐसी थी कि मुझे मेहनत करनी है और मुझे कंसिस्टेंट रहना है? क्योंकि एक हर कहता है ना, हर इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। हाँ। बचपना सबका अलग होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो आपके दिमाग में या फिर आपका जो माइंडसेट है वो कब जाके चेंज हुआ कि हाँ कंसिस्टेंसी, मेहनत ये सब भी ज़रूरी है? क्योंकि ऐसा लगता है कभी कभी कि अगर वो फेज़ नहीं आया होता ना अपनी ज़िंदगी में तो हम शायद आज यहाँ नहीं होते। तो ऐसा कोई फेज़ आया आपको, मोमेंट आया ऐसा कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए? देखो ये अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चीज़ फेस कर रहे हो, क्या उस चीज़ आप लोगों ने मतलब क्या उस टाइम पे कंडीशन रही है आपकी। तो ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। बचपन में तो पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करने का दिमाग रहता था कि हाँ पढ़ाई कर लो, थोड़ा पढ़ लोगे कुछ बन जाओगे, यही घर वाले बोलते थे उस टाइम पे। तो यही मेरा था कि हाँ ठीक है अभी फ़िलहाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल। तो जैसे अभी ग्रोइंग एज है और अभी तो मुझे लगता है अभी तो बहुत आगे जाना है। तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में तो अपने आप को आप कहाँ देखते हो? अपने आप को देखो, मैं यही देखती हूँ कि हाँ लोग बाग मेरे को जाने। सिर्फ मैं ये नहीं चाहती कि मेरे को सब मेरठ शहर में ही जाने, मुजफ्फरनगर में ही जाने। मैं ये चाहती हूँ कि सब मेरे को पूरी इंडिया में जाने कि हाँ स्नेहा कौन है, क्या मैं चाहती हूँ लोगों तक मैसेज पहुँचाना। मैं बल्कि अपने दिल से बताऊँ चाहती हूँ सबकी हेल्प करना, कि मेरे कंटेंट के थ्रू सबकी हेल्प होए, सबको पता चले कि हाँ एक कॉलेज लाइफ क्या होती है, एक्चुअल में क्या ज़िंदगी होती है। हमारा वही गवर्नमेंट कॉलेज है। सब ज़्यादातर ये भी कमेंट्स करते हैं कि CCS से MBA क्या ही हो जाएगा CCS से पढ़ के। बट हाँ सबको दिखाना होता है कि भाई देखो हम भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी पढ़ाई ही हो रही है, ऐसा नहीं है जैसा आप लोग सोचते हो। बिल्कुल। एक सोशल मीडिया पर ना कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या कभी दूसरे क्रिएटर को देखने लगते हैं कि अरे यार वो तो ये कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है और उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, शायद वो इस वजह से ज़्यादा ग्रो कर गया, कि हमारे पास भी अगर रिसोर्सेज होते तो शायद हम भी ग्रो कर जाते। देखो बिल्कुल, ये जो क्रिएटर्स न्यू होते हैं ना उनके दिमाग में आते हैं, मेरे दिमाग में भी आती है ये चीज़ कि हाँ यार मेरे पास ये नहीं है, ऐसे नहीं, ये होगा तो ये कर लूँगी, ये होगा तो ये कर लूँगी। बट तुम्हारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं उससे तुम क्या क्रिएट कर रहे हो, क्या आउटपुट निकाल रहे हो, वो ज़रूरी है। कंपेयर नहीं करना, बस ये होता है कि दूसरे को देख के कुछ सीख लो, उनसे मोटिवेशन ले लो कि हाँ ये लोग इतना कर रहे हैं, इनको सब ये इस चीज़ से सब पसंद कर रहे हैं, तो तुम भी उनसे कुछ मोटिवेट हो जाओ भाई, तुम भी ऐसा ही कर लो कुछ। बिल्कुल। और एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्वेश्चन है
कि जैसे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि यंग हो चाहे कोई भी हो आज के टाइम पे, तो सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सबके हाथ में इंस्टाग्राम है। तो वो ये देखते हैं कि अगर हम आज कहीं घूमने गए हैं तो हम घूमने पे फोकस बाद में करेंगे, पहले हम फ़ोटो लेंगे, फिर हम रील्स लेंगे, फिर हम उसको अपलोड करेंगे। ऐसे ही अगर हम घर में बैठे हैं, हालांकि हम अपने घर परिवार में बहुत खुश हैं, लेकिन दूसरे को हमने देखा वो बाहर जाके कहीं घूम के आया, स्विट्ज़रलैंड घूमे हैं, फिर रील्स बनाई है, इंसान का मूड बदलने लग जाता है एकदम से कि अरे हम, चाहे उसके घर में वो बहुत खुश हो, बहुत अच्छे से खा पी रहा हो, लेकिन फिर भी दूसरे को देख के अरे यार हमें भी जाना चाहिए। और फिर वो थोड़े दिन बाद ही सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमें सिर्फ वहाँ जाके ऐसी ही रील बनानी है, ऐसी रील पोस्ट करनी है, फ़ोटो पोस्ट करनी है, ये दिखाना हम अपने परिवार के साथ खुश हैं। तो तुम्हें लगता है कि ऐसा सोशल मीडिया पे इस होड़ में भागना गलत है या सही है, क्या लगता है? देखो, किसी की कॉपी करना तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, बट सोशल मीडिया पे हम ये ऐसी ट्रेंड बन गई है, ये आप सही बोल रहे हो बिल्कुल, कि हाँ दूसरों को देख के हम ये चीज़ सोचते हैं कि यार वो मनाली गया है, मैं भी जाऊंगी, मैं भी वहाँ जाके ऐसे ही फ़ोटो खिंचवाऊंगी, मैं भी यही करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी। बट नहीं, ऐसा ना करें ना लोग, तो ज़्यादा बेटर है। अपनी लाइफ में तुम जितना खुश खुद से हो सकते हो ना, उतना दूसरों को दिखा के नहीं हो सकते। दूसरों को जितना तुम दिखाओगे ना, वो तुम्हें नजर ही लगाएंगे। तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हें देख के खुश हैं, बट नहीं होते वो। अपनी फैमिली में खुश हो तो अपनी फैमिली पे ध्यान दो। बिल्कुल। जैसे आप व्लॉग्स भी बनाती हो और उस पर कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते होंगे, तो कभी ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट या फिर ट्रोलिंग वाला कमेंट आपके पास आया जिसका आपको देख के ऐसा लगा हो कि अरे यार शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? कभी हुआ आते हैं ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बल्कि उन कमेंट्स को देख के गुस्सा भी बहुत आता है कि यार ये भी नहीं देख रहे कि एक लड़की को ये क्या कमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरा कोई ऐसा कंटेंट भी नहीं है कि हाँ भाई मैं कुछ किसी को ऐसा कुछ दिखा रही हूँ जो थोड़ा हर्ट हो किसी को, या किसी लड़की किसी मतलब रिस्पेक्ट को कुछ वो हर्ट कर जाए, बट ऐसा तो नहीं है। बट हाँ कमेंट्स देखो आती हैं, बट जब मेरे पास ये कमेंट्स आई थी ना, तो मैंने उस दिन दिमाग में ये ले लिया था कि भाई ठीक है, अब जब सोशल मीडिया में आ गए हो ना, तो नेगेटिव कमेंट्स की तो आदत डालनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट आया जिसको देख के लगा कि अब छोड़ना पड़ेगा, या फिर इनको मैं क्या जवाब दे दूं कि मुझे कुछ बोलना बंद कर दें? कुछ आया किसी का? आते हैं ऐसे तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जैसे ये तो यही बहुत आते हैं पहले तो मेरे पास कि सीसीएस के नाम पे व्यूज़ ले रही है, या फिर ये बहुत आते हैं कि हाँ क्या मिल जाएगा वहाँ से एमबीए करके, ये भी बच्चे हैं, ये भी कुछ है, ये भी है, वो भी है। और भी मतलब लड़कियों की रिस्पेक्ट्स के लिए के बहुत सारे होते हैं, लड़की हो के लड़कों के साथ रील बना रही है, क्या हो जाएगा। बट नहीं, बट देखो कमेंट्स तो आती हैं। कभी मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ लगाई ही नहीं कि भाई मैं इसे बंद कर दूं या कुछ कर दूं। बट हाँ, जो कभी कभी ज़्यादा ही गलत कमेंट कर देते हैं ना, तो उन्हें मैं आगे ब्लॉक ही कर देती हूँ। अरे तू चल, तेरे को क्यों दिखाऊं मैं। बिल्कुल। अब जैसे आप ग्रो कर रही हैं और आपने लड़कियों की बात की, तो बहुत सी लड़कियां हैं, अब हर कोई तो ऐसे नहीं करेगा नेगेटिव कमेंट, कुछ आपको देख के इंस्पायर भी होती होंगी कि ये कर रही है तो शायद हम भी कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सी लड़कियां जब अपने घर पे बैठ के ऐसे सोचती हैं कि शायद हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज घर वालों का सपोर्ट तक भी नहीं होता, लेकिन वो सच में कुछ करना चाहती हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि व्लॉगिंग में ही करना चाहती हैं, अपनी लाइफ में भी किसी के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती लड़कियों के पास कि वो अपनी एक करियर में ही कुछ आगे कर लें, पर वो एक मेहनत कर रही हैं लेकिन एक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसी लड़कियों को क्या बोलना चाहोगे आप? ऐसी लड़कियों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि भाई तुम अगर बना रहे हो, कुछ वीडियो बना रहे हो या कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ सबको, उसको छुपा के मत बैठो। तुम अगर उस चीज़ में ग्रो करोगे, उसके रिजल्ट्स आएंगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जब तुम किसी फील्ड में घुसोगे ना कुछ करने के लिए, तुम्हें जब समझ में आएगा कि वो फील्ड कैसी है, उसमें तुम्हें कैसे करना है, तो पहले उस काम को करो, उसके बाद हर किसी को जज किया जाता है या कुछ भी कहा जाता है। घर वाले तो सपोर्ट में आ ही जाते हैं इसके बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जैसे अगर स्टार्टिंग में घर वाले ही सपोर्ट ना करें और फिर एक लड़की के लिए ग्रो करना इस फील्ड में मुश्किल है कि आसान है? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे घर वाले भी पहले सपोर्ट में नहीं थे। बट ठीक है, धीरे धीरे जब तुम उन्हें दिखाओगे ना कि हाँ मम्मी पापा मुझे इस चीज़ से मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं भाई। फिर आपने कन्विंस कैसे किया, मतलब सपोर्ट में नहीं थे उसके बाद? ये इस तरीके से हुआ कि जैसे घर वालों को ये लगा कि हाँ ये खुश है इस काम को करके। वो देखो घर वाले चाहे कैसे भी हों, वो अपने बच्चे की खुशी देखते हैं। वो ये देखते हैं कि हाँ हमारा बच्चा अगर ये चीज़ करके भी खुश है ना, तो कोई बात नहीं, वो सपोर्ट कर ही देते हैं एक पॉइंट पे आके। तो आपके घर में जो भी हैं, जैसे मदर फादर और भाई आपका छोटा, तो आपको क्या लगता है कि उनमें से सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कौन करता है? और मम्मी का, पापा का और भाई का सबसे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपके काम को लेकर? देखो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरा छोटा भाई करता है वैसे मेरे को। वो मेरे को एज अ
कोच गाइड करता है, वो मेरे को ये बोलता है कि मैं तेरा कोच हूँ, मेरे से शिक्षा ले, तू मेरे से सीख। वो मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स बताता है कि तू ये गलती कर रही है अपनी प्रोफाइल में, ये मत कर, ऐसे कर, ऐसे कर। उसने ही मेरे को सिखाया कि अपनी फेस वैल्यू बनाना सीख थोड़ा सा, ये सब चीज़ें मत कर कि कुछ भी डाल रही है ऐसे मत कर। इनफैक्ट मेरे पापा थोड़े कम सपोर्टिव थे इस चीज़ में, वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा डांटते क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि कोई तेरी वीडियो उठा के ना वायरल कर देगा तेरे को, कोई गलत यूज़ कर लेगा। हाँ, बट मम्मी, हाँ मम्मी थोड़ा सपोर्टिव थी, मम्मी आज भी सपोर्टिव है। मम्मी कहती हैं कोई बात नहीं, कर ले, जो भी अच्छा लग रहा है कर ले। एक होता है कि जजमेंट वाली बातें भी हमारे साथ होती हैं कि लोग हमें जज कर लेंगे, और जैसा आपने अभी बताया भी कि जैसे पेरेंट्स को तो होता ही है थोड़ा सा कि हमारे बच्चे की वीडियो ना कोई इधर उधर इस्तेमाल कर ले। और एज अ लड़की मैं ऐसा सोचती हूँ कि घर वालों के दिमाग में ना एक चीज़ें रहती है कि हमारी लड़की की शादी भी होनी है और वो क्या कर रही है व्लॉगिंग करके, हम कैसे बोलेंगे आगे कि हमारी लड़की की शादी है। और अगर किसी ने उसका व्लॉग देखा तो मतलब घर वाले नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स हैं हमारे, और वो अभी अपने ही एज ग्रुप के लोगों के साथ हैं, तो वो उन्हीं के तक सोचेंगे कि अगर कोई रिश्ता लेके आएगा और उसने व्लॉग देखा तो पता नहीं वो क्या सोचेगा। तो कभी ऐसा भी आपको बोला गया है कि बेटा शादी भी होगी, उसके बारे में क्या सोचा है? बोला गया तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं मिला था ना, 2-3 महीने तक चला था ये सब चीज़ें। मैंने अपने मम्मी पापा को ब्लॉक भी कर दिया था उस टाइम पे। तो जब मम्मी को लगा कि आजकल तेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं है ऐसे ही। फिर मम्मी पहचान गई कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, वीडियो तो बनाती रहती है, डालती कहाँ पे है फिर। तो मम्मी ने मेरे को बोला कि अगर तू वीडियो डाल रही है तो तू हमें दिखा देना, उसमें क्या बात है, हम तुझे सपोर्ट तो कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं मम्मी, आप ऐसे ऐसे बोलती हो कि आप मेरी शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पापा भी बोलते हैं कि तेरी तू लड़की है, कोई देखेगा क्या बोलेगा इन सब चीज़ों में। तो सब मैंने, फिर मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू हमें दिखा दे, हमसे अगर चोरी रखेगी ना तो वो चीज़ बुरी होगी, तो अगर हमें बता के सब काम करेगी ना तो हम किसी चीज़ को कुछ नहीं कहेंगे। और ये चीज़ ना देखो, जजमेंटल वाली चीज़ मेरे को कॉलेज में फेस करने के लिए मिलती है, जहाँ जैसे मैं जा रही हूँ तो कोई कमेंट पास कर रहा है, अरे कोई तो व्लॉग बनाता है, अरे अरे तुम्हें क्या मिल गया व्लॉग बना के, क्या हो गया। बट ठीक है, उन पे अंदर से ऐसा होता है ना कि ये सब अभी बता दो ना ये क्या बोल रहा है ये। पर हाँ, फिर उस टाइम पे होता है कि चलो इग्नोर करो, छोड़ो। तो कॉलेज में ऐसा होता होगा शायद, मुझे लगता है कि अगला इंसान कंपटीशन के तरीके से देखता है कि अगर ये मतलब ग्रो कर गए तो हम भी वहीं पे हैं और ये भी वहीं पे है, तो फिर उसका सामने वाले का मोटिव पूरा हो जाएगा, फिर हम किसको बोलेंगे। इंसान कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारे साथ पीछे रह गए, अब उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो हमारे साथ compete कर लें, हमसे आगे निकल जाए, या फिर जो इंसान आगे है उसे पकड़ के पीछे खींच लें। हाँ, देखो ये चीज़ तो हर जगह फेस करने को मिलेगी। आप अगर कहीं जॉब भी कर रहे होंगे ना तो वो ये सोचेगा कि यार ये मेरे से ज़्यादा ना कर दे, कहीं मेरा बॉस इससे ज़्यादा खुश ना हो जाए। तो ये चीज़ तो एक तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के दिमाग में तो ये चीज़ ज़रूर आती है। और मेरे क्लासमेट्स भी ऐसे हैं कि वो ज़्यादातर कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उनके साथ भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। तो जब उनको दिखता है ना कि हाँ इंसान अब भी दिख रहा है कि हाँ मैं ग्रो कर रही हूँ, तो सामने से वो दिखा देंगे कि हाँ भाई बढ़िया कर रही है, अब तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तू तो अच्छा अपना कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे, ये सब छोड़ दे, पढ़ाई वढ़ाई छोड़, तुझे क्या मतलब इन सब चीज़ों से। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये सामने से मुझे बोल तो रहा है, बट इसके मन में ना ये सब चीज़ें चल रही है कि कैसे कर लिया इसने, ये सब कहाँ पहुँच गई, ये कैसे पहुँच गई, हम क्यों नहीं पहुँच पाए। लड़कियों की काम करती है उससे पता चल जाता है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता होगा आपके साथ भी कि आपने कोई रील बनाना शुरू किया और उस टाइम पे मतलब जो और बाकी के लोग हैं वो आपको देख तो रहे हैं, उन्होंने लाइक भी किया है उस कमेंट को, और आपके दोस्त भी बहुत अच्छे से उनको लाइक कर रहे हैं। धीरे धीरे जब रीच आनी शुरू हो गई, अननोन लोग आपको ज़्यादा कमेंट करेंगे, अननोन लोग आपकी ही ज़्यादा रील को लाइक करेंगे, यहाँ तक कि शेयर भी कर देंगे। लेकिन जो फ्रेंड सर्कल और जो स्कूल कॉलेज ग्रुप वाला सर्कल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ये चीज़ तो होती है। देखो ऐसे सपोर्टिव फ्रेंड्स बहुत कम मिलते हैं। एक आधा कोई ऐसा होता है कि जो ये बोलता है कि चल तेरे लिए मैं ये कर दूंगा, तेरे लिए मैं क्लिप निकाल के ले आऊँगा, तेरे लिए ऐसे कर दूंगा। ऐसे बहुत कम मिलते हैं दोस्त जो सपोर्ट करें, जो मतलब ये भी चीज़ फेस करने को दिखनी पड़ती है मेरे को कि अगर मैं अपने किसी फ्रेंड को ये बोलूँगी ना कि यार तू मेरी एक वीडियो निकाल दे, मेरे को ऐसे करके क्लिप निकालनी है, तो उन पर ना थोड़ा सा लगता है कि बोल तो नहीं रहे, बट हाँ उन पर जोर पड़ता है कि यार हाँ चल बना ले, बना रहे हैं तेरे लिए। अब वो चीज़ दिखती तो है, बट हाँ उनसे कहा कुछ नहीं जाता, क्योंकि मन में ना ये चीज़ चलती है कि यार कोई बात नहीं, किसी दिन तो ग्रो करके इन्हें दिखाई दूंगी कि हाँ कुछ तो हो ही रहा है। अगर ऐसा पूछा जाए कि स्नेहा त्यागी का सपोर्ट सिस्टम क्या है तो वो क्या होगा? देखो सपोर्ट सिस्टम तो मेरी फैमिली है। अगर फैमिली नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। सपोर्ट
किसी अगर एक इंसान का भी मिल जाए ना, वो भी ज़रूरी है। देखो अपनी लाइफ में ऐसा एक बंदा होना ज़रूरी है जो आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो, जो आपका एज अ फैमिली भी हो, जो आपका दोस्त हो, सब कुछ तुम उससे शेयर कर सको, वही सपोर्ट करता है बस। वही, अगर ऐसा कह सकते हैं कि अगर लड़की को आगे ग्रो करना है तो एक सपोर्ट सिस्टम की सच में बहुत ज़रूरत होती है। जैसा आपने बताया कि स्टार्टिंग में पहले फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, तो कभी ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट आया कि फैमिली के सामने कंटेंट बनाते हुए थोड़ा अजीब लगा? हाँ, होता था। जैसे बना रही हूँ मैं वीडियो, तो पहले सब ये बोलते थे नीचे कर ले से कैमरे लिए, हर जगह तो कैमरा चलाती रहती है, हर जगह फ़ोन लेके चल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बना रही हूँ, बोल रही हूँ वीडियो, पीछे से पापा बोलते हैं उधर चिल्ला के, अरे ये कर क्या रही है, ये फ़ोन में किससे बात कर रही है। तो उस टाइम में थोड़ा सा लगता है कि यार कहीं ये मेरे को ज़्यादा वो ना कर ले। और अभी तो जैसे तो अपने घर की बात बताई, अब आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, अब व्लॉग चालू है, अब वो कैसे दिखाएं, उनको ये लगेगा ये आके फिर यहाँ फ़ोन खोल के बैठ गई। सबसे पहले तो रिश्तेदारी में ये चीज़ होती है, जाके बैठो और उनसे पानी नहीं मिलता, पहले ये चीज़ बोलते हैं और व्लॉगर आ गए, आज व्लॉग बना लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन सब बोलते भी हैं कि व्लॉग बना रही है, क्या मिल रहा है, बंद कर ये सब वीडियो वगैरह बनाने, सब ये ऐसे है वैसे है। उनसे थोड़ा छुप छुप के वीडियो बना लेती हूँ। मैंने कहा देखो गाइस मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जिसको अब आप सोचते हो, ऐसा सोचते हो, अरे मैं उस टाइम पे बिना मतलब टेंशन ले रही थी और सब कुछ अच्छा था, मतलब हाँ। उस पर हंसी आती है कि इससे तो हमने तभी छोड़ दिया होता, हम तभी आगे बढ़ जाते? नहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा टेंशन ले ली। देखो एक पॉइंट ऐसा आता तो है हर किसी की लाइफ में, अगर तुम अपने प्राइम पे हो ना तो तुम अपने डाउनफॉल के लिए रेडी हो जाओ। ये तो हमेशा मैंने फेस किया है। तो ये फेज़ मेरी लाइफ में जब ही आया था जब मेरी स्टार्टिंग में वीडियोस वायरल होने लगी थी, मतलब 1 महीने में ही मैंने काफ़ी ग्रो कर लिया था, काफ़ी अच्छा। तो मेरे को ना ऐसा लगने लगा था कि बस अब तो मैं हूँ, अब तो मैं छा जाऊंगी, ये हो जाएगा। अपने आप को मैंने बिल्कुल भगवान ही मानना स्टार्ट कर दिया था कि सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। लेकिन वो ऐसा होता है कि उस पॉइंट पे कि जब तुम अपने प्राइम पे होते हो तो एकदम डाउनफॉल आता है, और वो इतना बुरा डाउनफॉल होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा रियलिटी चेक मिलता है कि यार हाँ यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दी। तो जब कुछ कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे रिजल्ट भी नहीं मिल रहा होता है हमें, तो हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो इन सब चीज़ों को छोड़ो। बिल्कुल। अगर आपके हमें बाहर किसी को नहीं, अगर हमें आपके पुराने वर्जन से मिलने का मौका मिले तो आप हमें किस चीज़ से परिचित कराएंगे कि अरे मैं पहले ऐसी थी? देखो पहले मैं सच बताऊँ तो स्कूल में काफ़ी शाय टाइप की थी, नॉर्मल सी थी। फिर जब धीरे धीरे मैंने अपना स्कूल चेंज किया था 9th क्लास में, उस टाइम पे भी मैं थोड़ा सा ऐसी अंदर थोड़ी चुपचाप बैठने वाली थी, ना किसी से बोलती थी ज़्यादा। फिर दोबारा से जब थोड़ा आगे बढ़ते चले गए तो जब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, सबके साथ में इतनी मस्ती करती थी, सब मेरे को बोलते भी थे कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी लड़की है, हर टाइम मस्ती करती रहती है, हर टाइम खुश रहती है। बट ठीक है, मैंने कहा यार अब मतलब वो चीज़ कॉलेज में आके नहीं थी। यहाँ कॉलेज में आके ना काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई, कुछ चीज़ें अपने अंदर ही रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर इनको बता दिया कहीं ये जज ना कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बारे में कुछ गलत ही सोच ले। तो यहाँ थोड़ा इंट्रोवर्ट हो गई हूँ। तो जो आपका स्कूल था वो मतलब कह सकते हैं कोएड था या फिर सिर्फ गर्ल्स के लिए? नहीं, कंबाइन था स्टार्टिंग से कोएड में। अब अंत में अगर आपकी पूरी जर्नी को एक लाइन में डिफाइन करना पड़े कि स्नेहा त्यागी की ये जर्नी है और इसकी ये टैग लाइन है, तो आप उसको किस तरीके से बोलेंगे? टैग लाइन तो ये है कि कभी हार मत मानो। हमेशा पॉइंट ऐसा आएगा कि जब तुमको लगेगा कि यार हो नहीं रहा, नहीं हो पा रहा, हार गए, छोड़ दो, हार मत मानो, कंसिस्टेंट रहो। जो तुम चाहते हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करो, अपना एक गोल बनाओ कि हाँ भाई ये गोल है, इसको अचीव करना है तो करना ही है, चाहे वो कैसे भी हो। अपना रास्ते बदल लो, रास्ते बदलने से तुम्हारे गोल नहीं बदलेंगे। बिल्कुल। तो यही मेरी टैगलाइन है कि भाई अपने रास्ते मत बदलो, अपनी कंसिस्टेंसी रखो, अपने ऊपर ध्यान दो। आज के पॉडकास्ट के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी ऑडियंस, हमारी जंजी ऑडियंस आपको देख रही हैं, और चाहे CCS से देखें और चाहे IIMT से देखें या पूरे मेरठ के किसी भी कॉलेज से देखें, आज शायद वो स्नेहा त्यागी की जर्नी से शायद इंस्पायर होंगे और आगे बढ़ेंगे, और वो लड़कियां भी इंस्पायर होंगी जो चाहती हैं कि हम भी आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले।